हम लोगों का पीरियोडिसिटी का लास्ट वीडियो है। इसके बाद पीरियोडिसिटी हम लोगों की ओवर हो जाएगी। जिस फजान्स रूल की मैं बात कर रही थी उसे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में कवर करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली लैटिस एनर्जी क्या होती है ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हाइड्रेशन एनर्जी पे भी बातचीत की जा चुकी है। तो अभी हम लोगों को बहुत ही एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक पढ़ना है नोन एज बॉर्न-हैबर साइकिल, जो आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड में जो थर्मोडाइनमिक्स का चैप्टर है उसमें भी रहेगा और उसमें इसके क्वेश्चंस भी रहेंगे, ठीक है। तो पढ़ हम लोग अभी रहे, लेकिन यूज़ इसका बोर्ड्स के रिस्पेक्ट में अगर तुम देखोगे तो नेक्स्ट ईयर पड़ेगा और टॉपिक है ये इसी सेशन का। तो देखते हैं सबसे पहले बॉर्न-हैबर साइकिल है क्या। तो बॉर्न-हैबर साइकिल को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स तुम्हें पता होनी चाहिए। जैसे बेसिक टर्म्स क्या है जो हम लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, उसी बेसिक टर्म्स पे मैं बातचीत करती हूँ। 10th स्टैंडर्ड्स की पढ़ाई के अनुसार जितना आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़कर आए हो, यू हैव टू टाइप ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, ठीक है। यू हैव टू टाइप ऑफ बॉन्ड्स। पहला होता है आप लोगों के पास कोवैलेंट बॉन्ड और उसके बाद आपके पास होता है एक आयोनिक बॉन्ड। जो आप लोगों के पास कोवैलेंट बॉन्ड होता है ये बनता कब है, जब आपके दो नॉन मेटल्स में बी दे डिफरेंट और हो सकता है कि वो दोनों सेम हो। जब दो नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड। और उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वगैरह होती है, ठीक है, और उससे जो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, दैट इज नोन एज व्हाट आप लोगों का कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड में आप लोगों के पास एक मेटल होता है। मेटल किसके साथ कंबाइन होता है, एक नॉन मेटल के साथ कंबाइन होता है। तो मेटल और नॉन मेटल के जो कॉम्बिनेशन होता है उससे जो कंपाउंड क्रिएट होता है दैट इज नोन एज आयोनिक कंपाउंड। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कोई शेयरिंग नहीं होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। यानी कि जैसे मान लेते हैं आप लोगों के पास कोई एक एटम ए है और एक आपके पास एटम बी है। तो एटम ए अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जिसकी वजह से उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और एटम बी उसी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा जिससे उसके ऊपर निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। एंड दैट पॉजिटिव निगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। वहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज बॉन्ड, बराबर। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। अब ये जो आयोनिक बॉन्ड है इट इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक प्रकार का क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। किस टाइप का ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब कैसा है, क्या ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोगों को दिखता है, ठीक है, क्या हम लोगों को रियलिटी में फिजिकली, जैसे आपके पास कोई एक एटम ए है और आप लोगों के पास एक दूसरा एटम बी है, क्या इनके बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको दिखेगा। क्या आपको ऐसा दिखेगा कि ए और बी के बीच में लेट्स से ये देखो बॉन्ड दिख रहा है, क्या ये बॉन्ड फिजिकली विजिबल है। तो पहला पॉइंट ये कि जो ये आयोनिक बॉन्ड होता है ये कोई फिजिकली विजिबल नहीं होता। जैसे वैसे तो हम लोग एटम्स भी नहीं देख पाते हैं, उनके बीच का बॉन्ड कहाँ से देखेंगे, लेकिन अगर अगर मान लेते हैं हम लोगों के पास जो टेक्निक्स हैं, ठीक है, बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपीज आ चुकी हैं। एनएमआर टेक्निक्स है, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिनके बारे में तुम्हें जानना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो ये जितनी भी टाइप की फ्यूचर टेक्निक्स हैं या जो भी करंट टेक्निक्स चल रही हैं हम लोगों के पास, क्या इन टेक्निक से भी हम इस बॉन्ड की फिजिकल एग्जिस्टेंस बता सकते हैं कि वहाँ पे बॉन्ड है, तो नहीं। बॉन्ड एक्चुअल में कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। जस्ट लाइक अगर मान लेते हैं तुम अभी बैठे हुए हो, जहाँ भी बैठ के वीडियो देख रहे हो या जहाँ भी बैठ के मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरे और अर्थ के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर ही रहा है ना। क्या ऐसा होगा क्या कि मैं अभी लेट जाऊँगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट नहीं करेगा। मैं अगर लेट जाऊँगी या मैं अपनी पोजीशन चेंज कर लूँगी या अपने बैठने का तरीका अगर बदल लूँगी तो उस हिसाब से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में भी थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है, क्या अर्थ बोलती है नहीं, अगर तुम खड़े रहोगे तो ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में लगाऊंगी, लेकिन अगर तुम बैठ जाओगे तो मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना लगाऊंगी। क्या अर्थ ऐसा कहती है, ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। तो वैसे ही अगर मान लेते हैं कि आपके पास एक कैटायन ए पॉजिटिव है और आपके पास एक अनायन बी निगेटिव है, तो अगर आपने अनायन राइट साइड रखा है तो यहाँ पे इन दोनों केस में क्या हो जाएगा, आप लोगों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर तुम इस अनायन को अपनी इस पोजीशन से अगर उठा दो और उठा के लेट से तुमने यहाँ रख दिया,
तो अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस जगह था, अब वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बेसिकली व्हाट इज बॉन्ड, बॉन्ड इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपके एटम ए और बी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहाँ रखे गए, मतलब एग्जैक्टली वो कहाँ रखे गए। जैसे अगर ऐसा कोई रूल नहीं है कि बी शुड बी प्लेस ऑलवेज ऑन द राइट हैंड साइड और इट शुड बी प्लेस एट अ डिग्री ऑफ 57, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं भी रखो, कैसे भी रखो, जहाँ रखोगे वहाँ पे बॉन्ड, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना शुरू हो जाएगा। सो इनडायरेक्टली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आयोनिक बॉन्ड, सो आयोनिक बॉन्ड इज अ नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटी। इसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है कि इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं लगेगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटी है, ये हर जगह कैसे भी लग सकती है। इससे इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एटम ए कहाँ रखा गया और एटम बी कहाँ रखा गया। तो ये हो गया 10th क्लास तक का रिविजन। अब आते हैं हम लोग हमारे 11th स्टैंडर्ड के पार्ट में। 11th स्टैंडर्ड के पार्ट में जो चीज़ सबसे पहले हम लोगों को पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं किस चीज़ के लिए, आप लोगों के आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। जैसे अगर मैं ये कहूँगी कि क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन क्यों शेयर नहीं होते, सॉरी क्यों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होते, क्यों क्लोरीन और क्लोरीन के दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर ही करते हैं, ऐसा क्यों। तो कुछ कंडीशंस हैं, कुछ ग्राउंड रूल्स हैं, उन ग्राउंड रूल्स को आपको ओबे करना है, या फिर वो एटम्स, उन एलिमेंट्स के वो एटम्स जो इन ग्राउंड रूल्स को ओबे करते हैं, वही पर्टिकुलर एटम्स क्या कर सकते हैं, आप लोगों का आयोनिक बॉन्ड बना सकते हैं। तो टोटल हम लोगों के पास आयोनिक बॉन्ड बनना चाहिए, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड बनना चाहिए। इसके टोटल 3 रूल्स हैं। कौन है ये वो लोग जिन्होंने ये रूल्स बनाए? क्या मैं हूँ? ऑब्वियसली नॉट, मैं नहीं हूँ, या कोई और पढ़ाने वाला नहीं है। बहुत सारे आयोनिक कंपाउंड हमारे पास एग्जिस्ट करते थे, हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि क्या पैटर्न है इन सभी आयोनिक कंपाउंड में। सो वी फाउंड दैट कि पहला रूल, आपको एक ऐसी स्पीशीज चाहिए आयोनिक कंपाउंड बनाने के लिए जिसका नेचर पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब वो क्या होनी चाहिए, एक कैटायन होनी चाहिए, ठीक है। और आयोनिक बॉन्ड के साथ क्या होना चाहिए, एक आप लोगों के पास अनायन होना चाहिए। तो कैटायन और अनायन इन दोनों के बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप लोगों का क्या कहलाएगा, आयोनिक बॉन्ड कहलाएगा। मतलब बेसिकली आयोनिक बॉन्ड के लिए आपको 2 स्पीशीज चाहिए, एक कैटायन चाहिए और एक अनायन चाहिए। कैटायन कौन बनता है? कैटायन हमेशा एक मेटल बनेगा और अनायन हमेशा कौन बनने वाला है, एक नॉन मेटल बनने वाला है। तो अभी कभी भी अगर लेट्स से यू हैव अ पीस ऑफ सोडियम, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कैरोसिन के अंदर कहीं पे सोडियम दुपक के रखा हुआ है, तो क्या वो जो सोडियम रखा हुआ रहता है, क्या वो सोडियम Na के फॉर्मेट में रहता है कि वो Na पॉजिटिव के फॉर्मेट में होता है? वो Na के फॉर्मेट में होता है। मतलब कभी भी आपको सोडियम प्लस वाले फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, वो हमेशा आपको सोडियम Na वाले फॉर्मेट में मिलेगा। सो अगर मुझे आयोनिक बॉन्ड बनाना है, so it's my duty to convert sodium into sodium plus, right? Similarly अगर मान लेते हैं मेरे पास क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन नेचर में किस फॉर्म में पाई जाती है, Cl2 के फॉर्मेट में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या वो Cl2 की मदद से मैं NaCl कंपाउंड बना सकती हूँ? NaCl का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि बचपन से आप लोगों ने NaCl वाली चीज़ देखी हुई है, Na प्लस Cl नेगेटिव विल गिव यू NaCl। क्या वो Cl2 मेरे लिए यूजफुल है NaCl बनाने के लिए? कतई नहीं। मुझे पहले उस Cl2 को Cl नेगेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। when I will convert that Cl2 into Cl negative and Na into Na positive, then and only then I can make NaCl, otherwise not possible, ठीक है। तो अभी सबसे पहले कोई भी मेटल मुझे अपने आप नेचर में पॉजिटिव यानी कि कैटायन के रूप में नहीं मिलता है, मुझे उसका कैटायन वाला फॉर्म बनाना पड़ेगा, मुझे उसको कैटायन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो रूल नंबर 1 ये है कि आप लोगों का जो मेटल होता है और जो नॉन मेटल होता है, अगर आप इन दोनों के बीच में एक आयोनिक बॉन्ड बनाना चाह रहे हो, ठीक है, वैसे तो कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली आयोनिक नहीं होता 100%, और ना ही वो 100% कोवालेंट होता है, किसी ना किसी के अंदर क्या कहते हैं,
कोवैलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है. क्यों आता है, दैट विल बी एक्सप्लेन बाय फजान्स रूल. बट अगर आपको एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में एक आयोनिक बॉन्ड बनाना है तो एक नियम होगा ग्राउंड लेवल का. वो ग्राउंड लेवल का नियम ये होगा कि उस मेटल और उस नॉन मेटल के बीच में जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा, दैट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस शुड बी ग्रेटर देन 2. ठीक है, लेकिन ये हर जगह वैलिड नहीं होता है. केमिस्ट्री में कोई भी रूल 100% हर चीज़ों के ऊपर वैलिड नहीं होता है. सो देयरफॉर वी राइट द वर्ड जनरली. जनरली मतलब मे बी 99 केसेस में ये अप्लाई हो रहा हो और एक केस में अप्लाई नहीं हो रहा हो. ठीक है, तो जनरली मेटल और नॉन मेटल के बीच में अगर आप एक आयोनिक कंपाउंड बनाना चाहते हो तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो आपका कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए. तो उन दोनों स्पीशीज के बीच में एक आयोनिक बॉन्ड बनेगा. ये पहली कंडीशन. कंडीशन नंबर 2 में आते हैं. मैं चाहती हूँ कि मेरा मेटल मेटल ना रहते हुए मेटल पॉजिटिव यानी कि कैटायन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. तो इमेजिन इफ आई हैव ए, सो आई डोंट वांट ए, आई वांट दैट ए टू बिकम ए पॉजिटिव. आई वांट कि वो ए आपका एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या जितने भी इलेक्ट्रॉन नेसेसरी है उतना लूज करे और खुद को कैटायनिक फॉर्म में कन्वर्ट करे. तो अभी अभी इसी चैप्टर में हमने सीखा है कि जब भी किसी स्पीशीज़ को अगर हम लोग उसके कैटायनिक फॉर्म में लाना चाहते हैं, यानी कि हम लोग उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं, सो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए वी हैव टू सप्लाई एनर्जी. बराबर, बिना मेरी एनर्जी सप्लाई किए क्या वो चीज़ अपने आप इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी? ऑब्वियसली नॉट. और जो एनर्जी तुम सप्लाई करोगे दैट एनर्जी विल बी नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी. बराबर, वो चीज़ क्या कहलाएगी आप लोगों की? आयनाइजेशन एनर्जी. इसका मतलब मेटल को मेटल पॉजिटिव में जब हम ये कन्वर्ट करते हैं तो ये जो प्रोसेस होती है दैट प्रोसेस इज व्हाट? एंडोथर्मिक. बराबर, दैट प्रोसेस इज व्हाट? एंडोथर्मिक. और एंडोथर्मिक प्रोसेसेस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होती है? जो भी होती है, लेकिन उसका सामने का साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है. पॉजिटिव साइन यहाँ पे किस चीज़ को दर्शाता है? कि उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज नहीं हुई है बल्कि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है. इसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हम चाहते हैं, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि आयोनिक बॉन्ड बने तो आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ए फॉर एप्पल वाला एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बहुत ही ईजिली निकाल दे. क्योंकि अगर ये आपका ए अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को ईजिली रिमूव नहीं करेगा तो तुम्हारी आधे से ज़्यादा ताकत तो उसको कैटायन बनाने में खर्च हो रही है. बताओ, अगर उसकी कैटायन बनने में उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो मेटल के जैसे बिहेव ही नहीं करना चाहता है, तो क्या बात है फिर तो ये गलत चीज़ है. इसका मतलब जिस एटम को आप अपने एज अ मेटल ट्रीट करवा रहे हो, ठीक है, उसकी टेंडेंसी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड ईजिली, इलेक्ट्रॉन शुड बी टेकन आउट ईजिली. ठीक है, बहुत ही ईजिली आप लोगों का इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? बाहर आ जाना चाहिए. ठीक है, और जब किसी चीज़ के अंदर से इलेक्ट्रॉन बहुत ही ईजिली बाहर आ जाता है थोड़ी सी एनर्जी देने पर, सो वी से दैट कि उस पर्टिकुलर मेटल एटम की आयनाइजेशन पोटेंशियल लो है. तो अगर आपको आयनिक बॉन्ड बनाना तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए मेटल को चूज कर रहे हो, मेटल कर रहे हो, होना चाहिए आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए. दूसरी भाषा में कहा जाए वो जो पर्टिकुलर एटम आप लोगों के पास है, वो पर्टिकुलर एटम आप लोगों का क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है, वो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है, वो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रो बराबर. तो ये हो गया हमारे पास दूसरा. अब उसके बाद अब नेक्स्ट के बाद अपन आ जाते हैं तीसरे केस. तीसरा केस क्या है? मेटल को तो हमने मेटल कर लिया, फिर वो बन जाए मेटल. लेकिन दूसरे आयोनिक बॉन्ड के लिए उसका जो सेकंड पार्टनर कौन है? नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन को गेन करना. ठीक है, हम ये चाहते हैं कि मेरे पास जो ये बी फॉर बॉल वाला एटम है ये इलेक्ट्रॉन गेन करे और गेन करने के बाद खुद को कन्वर्ट कर ले बी नेगेटिव में. जब ये खुद को कन्वर्ट कर लेगा बी नेगेटिव में तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, मेटल वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो उन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा. दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी नोन एज व्हाट? बॉन्ड. ठीक है, लेकिन क्या ये बी अपने आप इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा क्या? ऑब्वियसली नॉट. इस बी को मुझे क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा कि बी तुम
क्या करो, इलेक्ट्रॉन लो। ठीक है, तो हमें इसको इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, ऐड करवाना पड़ेगा। जब भी हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं तो हम लोगों को एक टर्म के बारे में पता होना चाहिए। वो टर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अगर तुम किसी चीज में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाह रहे हो, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर चीज की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो वैल्यू कैसी होनी चाहिए, शुड बी हाई। क्यों हाई होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हाई वैल्यू से क्या समझ में आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उस पर्टिकुलर स्पीशीज की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमारी जो बी है, बी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि आपका जो पर्टिकुलर एटम है वो पर्टिकुलर एटम आप लोगों का क्या होना चाहिए, शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब उसकी टेंडेंसी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो टोटल यहाँ पे 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अब इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है एक चौथी चीज़। चौथी चीज़ को हम लोग समझते हैं। चौथी चीज़ ये होती है कि अभी आपके पास Na+ तो देखो बन गया, अब आपके पास Cl- भी बन गया, मतलब आपके पास एक कैटायन बन गया, आपके पास एक अनायन बन गया, और कैटायन और अनायन आपस में कंबाइन होंगे और उनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, आप लोगों के पास एक सॉलिड आयोनिक कंपाउंड बनेगा। तो जब हम कभी भी किसी भी कैटायन को या किसी भी अनायन को जब क्लब करते हैं, क्योंकि ये जो कैटायन है और ये जो अनायन है ये दोनों आपके गैसियस फॉर्म में होते हैं। कैसे ये गैसियस फॉर्म में होते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन ये कहती है दैट इट शुड बी एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो तुम्हें तो याद ही होगा। फिर जब ये लोग कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन होने के बाद इन्होंने एक आयोनिक कंपाउंड ए भी तैयार किया। तो जब एक कैटायन और जब एक अनायन आपस में कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होने वाली प्रोसेस के दौरान सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान क्या होती है, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिससे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हम लोग इसे कहते हैं लैटिस एनर्जी। ठीक है, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, दैट इज इट इज नोन एज लैटिस एनर्जी। तो जब आपको एक आयोनिक कंपाउंड बनाना है तो आयोनिक कंपाउंड बनाने के लिए आपके मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, और साथ ही साथ में आपका जो आयोनिक कंपाउंड बनेगा उस आयोनिक कंपाउंड की जो लैटिस एनर्जी होगी, ठीक है, वो लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, शुड बी हाई। ये तीनों कंडीशन, ठीक है, ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो रही होंगी तब हम ये कहेंगे कि आप लोगों का वो जो पर्टिकुलर आयोनिक कंपाउंड है बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस के अंडर वो फॉर्म हुआ है और वो आयोनिक कंपाउंड एक अच्छा आयोनिक कंपाउंड है। अच्छा आयोनिक कंपाउंड का मतलब उसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ वैसे तो 100% आयोनिक होती नहीं है, लेकिन अगर वो आयोनिक 100% नहीं भी है तो कम से कम ज़्यादा आयोनिक तो होनी चाहिए ना। तो ये उसकी टोटल 3 फेवरेबल कंडीशंस हैं। एक बार मुझे तुम्हें एक इक्वेशन लिखकर दिखानी है। उस इक्वेशन को लिख के दिखाने के लिए मुझे कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी। वो मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखते हैं। ठीक है, वो मैथमेटिकल इक्वेशंस को हेडिंग डाल देना नोट करके कॉपी में, और फिर पॉइंट वगैरह देकर वहाँ से अपना कंटिन्यू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, लेट अस कंसिडर अ मेटल M। आप लोगों के पास एक मेटल एटम है M। उस मेटल एटम को अगर मुझे कन्वर्ट करना होगा M पॉजिटिव में, ठीक है, तो ऑब्वियसली M पॉजिटिव में कन्वर्ट होते वक्त एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और इस प्रोसेस में मुझे इस मेटल एटम M को क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, और जो ये मैं एनर्जी सप्लाई करूँगी, इस एनर्जी को हम लोग कौन सी वाली एनर्जी कहेंगे, दिस एनर्जी विल बी नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी IE। क्योंकि इस प्रोसेस में हम आयनाइजेशन एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, देयरफॉर दिस प्रोसेस विल बी नोन एज व्हाट, एंडोथर्मिक प्रोसेस। बराबर, ये प्रोसेस कैसी होगी, एंडोथर्मिक। ओके, सेकंड थिंग क्या, आयोनिक कंपाउंड के लिए एक नॉन मेटल चाहिए। लेट्स इमेजिन कि यू हैव अ नॉन मेटल X, जहाँ पे X का मतलब कोई हैलोजन नहीं है, इट इज़ जस्ट अ नॉन मेटल, इट कैन बी एनीथिंग। अब इस X के अंदर मैं चाहती हूँ कि ये X किस में कन्वर्ट हो जाए, X निगेटिव में।
तो एक्स निगेटिव में मैं जब इसको कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो इसको मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, और इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करना उतना आसान तो होता नहीं है, बराबर। तो ये प्रोसेस कैसी होगी आप लोगों की, याद करो हमने जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के प्रवचन सुने थे तो उस दौरान हमने ये बात पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो पहली स्टेप होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। जब आप एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन डालते हो तो पहली स्टेप कैसी होती है आपकी, एक्सोथर्मिक। और फिर जब वो ऑलरेडी अनायन बन जाता है और फिर और तुम इलेक्ट्रॉन डालते हो, देन दो स्टेप्स वर एंडोथर्मिक। क्योंकि बट हम अभी फिलहाल न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, इसीलिए स्टेप भी कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। इस प्रोसेस में आप लोगों की क्या होती है, एनर्जी रिलीज आउट होती है। इस पूरी प्रोसेस में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस आपकी कैसी होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस ये है। अच्छा, उसके बाद आपके पास कैटायन फॉर्म हो गया, आपके पास अनायन फॉर्म हो गया। व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद दिस कैटायन और विद दिस अनायन, हम उस कैटायन को उठाएंगे M पॉजिटिव, उस अनायन को उठाएंगे X निगेटिव, और ये कैटायन और ये अनायन विल कंबाइन टुगेदर एंड विल फॉर्म MX। अब खुद अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सोचो। ऊपर जो मैंने कंडीशंस लिखवाई थी उस कंडीशंस में कहा था आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं कर क्या रही हूँ, आई एम बेसिकली एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, यही कर रही हूँ। रुको इसको अच्छे से कर भी लेते हैं। लेट्स इमेजिन हम इसको ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, M है, M के पास कुछ आयनाइजेशन एनर्जी है, उस आयनाइजेशन एनर्जी को लेकर वो M+ बन गया और इलेक्ट्रॉन। साथ ही साथ में आपके पास एक X है, X के पास इधर प्लस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे X निगेटिव है, और एक मिनट कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, हाँ, और यहाँ पे प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। M+X, ठीक है, ये वाली चीज़ M+X है, इसको M+X ना लिखते हुए मैं इसको MX लिख रही हूँ, ठीक है। बस एक लिखने का मेरा तरीका है और कुछ नहीं है। प्लस आयनाइजेशन एनर्जी है, एरो, फिर M पॉजिटिव है और प्लस X नेगेटिव है, और प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। अब तुमको तो पता है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर की कंडीशंस के अकॉर्डिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू शुड बी लो और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू शुड बी हाई, बराबर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए आप लोगों की, हाई होनी चाहिए, ये कंडीशंस हम चाहते ही हैं। तो जब आप इस M+ और X निगेटिव इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद होगा क्या, इनसे आप लोगों को क्या मिलेगा, एक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड MX मिलेगा। लेकिन पूरी तरीके से दोनों तरफ की एनर्जी कैंसिल आउट तो नहीं होगी ना। क्यों कैंसिल आउट नहीं होगी, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, बराबर। दोनों क्योंकि इक्वल नहीं है, बराबर, दोनों इक्वल नहीं है। जो ये एनर्जी लो है, ये लो एनर्जी कौन सी है, ये लो एनर्जी एंडोथर्मिक वाली है, और ये हाई एनर्जी कौन सी वाली है, एक्सोथर्मिक वाली है, बराबर। आपके पास जो ये लो वैल्यू है वो लो वैल्यू किसकी है, एंडोथर्मिक की है। जस्ट एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, इट इज़ लाइक दैट कि MX लिखा है, +5 लिखा है, इधर एरो के बाद M पॉजिटिव लिखा है, प्लस में X नेगेटिव लिखा है, और यहाँ पे -10 लिखा है। तो मैग्नीट्यूड वाइज यही तो बड़ा हुआ ना, ठीक है। यानी कि किसका पल्ला भारी है, एक्सोथर्मिक का पल्ला भारी है। तो अगर मैं कैंसिलेशन भी कर दूं तो कुछ अमाउंट में ये पूरी तरीके से तो कैंसिल आउट हो नहीं सकता। क्यों कैंसिल आउट नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों तरफ एनर्जीज आपस में इक्वल नहीं है। तो कुछ अमाउंट की तो एनर्जी बची जाएगी, और दैट बची हुई एनर्जी विल बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। खुद सोचो, हाई वाला क्योंकि वैल्यू बड़ी है, इसकी वैल्यू बड़ी है, मतलब एक्सोथर्मिक वाले की वैल्यू बड़ी है, तो इसीलिए जो रिमेनिंग एनर्जी होगी लेट अस डिनोट दैट रिमेनिंग एनर्जी बाय द सिंबल U, ठीक है। उस रिमेनिंग एनर्जी को हम लोग कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं, बाय द सिंबल U, एंड दैट रिमेनिंग एनर्जी विल बी एक्सोथर्मिक इन नेचर। क्यों एक्सोथर्मिक होगी, खुद सोचो। एंडोथर्मिक वाली वैल्यू कम थी, एक्सोथर्मिक वाली वैल्यू ज़्यादा थी। जैसे +5 -10, आंसर कितना आएगा, -5। सो -5 विल बी व्हाट, एक्सोथर्मिक। तो इसीलिए दैट दिस यू जो रिमेनिंग एनर्जी होती है
इट इज़ नोन एज व्हाट, आप लोगों का लैटिस एनर्जी. सो दिस इज बेसिकली लैटिस एनर्जी, कि उस कंपाउंड कैटायन, सॉरी उस कैटायन और उस एनायन का जब हम कॉम्बिनेशन कर रहे थे तो कुछ सर्टेन एनर्जी आपने दी स्टार्टिंग में कैटायन बनाते वक्त, और जब अनायन बना तो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर भी निकली. तो ओवरऑल फिर क्या हुआ, अंदर गई कि बाहर गई, दैट ओवरऑल इज नोन एज लैटिस एनर्जी. ठीक है, और लैटिस एनर्जी विल ऑलवेज 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 बी एक्सोथर्मिक, क्योंकि जब भी एक आयोनिक कंपाउंड बनेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा हाई रहेगी एज कंपेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी. इसीलिए जो रिजल्टेंट रहेगा वो किसकी तरफ लाई करेगा, आप लोगों के एक्सोथर्मिक के तरफ. ठीक है, तो ये था बेसिकली लैटिस एनर्जी का मीनिंग. और यहाँ से हम लोगों को एक छोटा सा रूल अपने दिमाग में फिट करना है. ये वैसे तो तुम खुद भी समझ सकते हो, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए तुम्हें कि जो आयनाइजेशन एनर्जी रहेगी वो हमेशा छोटी रहेगी. किससे छोटी रहेगी, आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से. अब अगर वो वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से छोटी है तो लैटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के सम से भी तो छोटी रहेगी. ये इक्वेशन याद रखना. कल को तुमसे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आपको टोटल 4 ऑप्शंस दिए जाएं, 4 ऑप्शंस में आपको बोला जाए कि ये वैल्यू आयनाइजेशन की है, कॉमा ये वैल्यू डेल्टा एच ई जी की है, कॉमा ये वैल्यू लैटिस एनर्जी की है, और तुमसे पूछे कि इनमें से कौन से ऑप्शन का सेट गलत है. जैसे कि एग्जांपल पे मैं दे देती हूँ तुम्हें एक ऑप्शन ए, उसमें मैंने तुमसे कहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लेट्स इमेजिन मैंने +12 रखी है, डेल्टा एच ई जी की वैल्यू मान लेते हैं मैंने -2 रखी है, और लैटिस एनर्जी की वैल्यू मान लेते हैं मैंने यहाँ पे -10 रखी है. तो क्या ये कॉम्बिनेशन ट्रू है, तो तुम्हें बोलना है कि नो दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट ट्रू. क्यों, क्योंकि ये कंडीशन शुड बी फॉलो, मस्ट फॉलो, ये होनी ही चाहिए. और जो सेट ऑफ वैल्यूज़ मैंने लिखी है उन सेट ऑफ वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी और आपका ये डेल्टा एच ई जी और लैटिस एनर्जी का सम आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है. ठीक है, सो देयरफॉर दिस इज नॉट पॉसिबल. समझ गए. तो ऐसी सेट ऑफ वैल्यूज़ को चुनोगे जिन सेट ऑफ वैल्यूज़ को जब आप ऐड करो तो ऐड करने पर आपके पास क्या आना चाहिए, आप लोगों के पास वैल्यू एकदम ना तो इक्वल आनी चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी की उनके साथ, ना ही उनसे बड़ी आनी चाहिए. ठीक है, अच्छा. उसके बाद लैटिस एनर्जी या आयनाइजेशन एनर्जी कैसे बेसिकली कैलकुलेट की जाती है, उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, इस नन ऑफ योर पार्ट ऑफ योर बिजनेस. सिलेबस का काम ही नहीं है. तो हम लोगों को सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, उस फॉर्मूले से ही हम लोगों की गाड़ी आगे बढ़ेगी. कि इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी तो वो फॉर्मूला क्या है, कैसे आया, इज़ नॉट ऑफ ए बिजनेस, बट वो याद आपको रखना है. लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के, ब्रैकेट में जो आपके चार्जेस हैं Q+, Q नेगेटिव, मतलब कैटायन पे कितना चार्ज है, अनायन पे कितना चार्ज है, उसका प्रोडक्ट, डिवाइड बाय कैटायन का रेडियस प्लस अनायन का रेडियस. दिस विल गिव यू व्हाट, लैटिस एनर्जी. ठीक है, दिस विल गिव यू व्हाट, लैटिस एनर्जी. के वहाँ पे कांस्टेंट है. अब इसमें कभी भी क्वेश्चन तुम्हें लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने वाले नहीं आएंगे, बिकॉज वी डोंट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ के, व्हाट इज के. तो इसमें हम लोग फिर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें क्वेश्चन ये आएगा कंपैरिजन. ठीक है, कंपैरिजन टाइप के, कंपेयर लैटिस एनर्जी यानी कि यू ऑफ में पहला ऑप्शन मैंने तुम्हें दिया है Al2O3 और उसके बाद में दे दिया है MgBr2. तो उसमें हम लोगों को रेडियस की वैल्यूज तो रटी हुई है नहीं. सो हाउ विल यू कंपेयर रिगार्डिंग रेडियस, सो जस्ट कंसिडर चार्ज. यहाँ पे Al एल्यूमिनियम पे कौन सा चार्ज, +3, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज, -2. तो इनका प्रोडक्ट कितना हो गया, 6. याद आ रहा है, मैंने पिछली क्लास में भी जो लैटिस एनर्जी के ऊपर वीडियोस बनाए थे उन वीडियोस में भी हमने इन दोनों को कंपेयर किया था. तुम उस वक्त का रिजल्ट और अभी का रिजल्ट दोनों कंपेयर कर लो, बोथ विल बी सेम. वहाँ पे मैंने अलग वहाँ पे भी यही सेम लॉजिक दिया था, लेकिन वहाँ बताया नहीं था कि क्यों चार्जेस का प्रोडक्ट कर रहे हैं. अब देख लो यहाँ पे चार्जेस का प्रोडक्ट क्यों कर रहा है. ठीक है, और एक एग्जाम्पल और भी वहाँ पे दिया था पिछली क्लास में, जब आपके प्रोडक्ट की वैल्यूज़ भी सेम आ जाएगी तब क्या करोगे. तब टोटल हमने 4 केसेस बनाए थे. ठीक है, अगर नहीं याद आ रहा है तो वीडियो फिर से देख लेना. Mg यहाँ पे +2, Br के ऊपर का चार्ज -1, तो प्रोडक्ट कितना हो गया 2. वी विल ओनली कंसिडर मैग्नीट्यूड.
तो जो लैटिस एनर्जी होती है, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, ठीक है। तो किसके प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बड़ा आ रहा है? ऑब्वियसली Al2O3 का, तो इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू MgBr2। तो ऐसे कोई भी सेट ऑफ वैल्यूज तुम निकाल सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मुझको जो टॉपिक पढ़ाना है वो टॉपिक है एक्चुअल में बॉर्न हैबर साइकिल, ठीक है। इतने प्रवचन तो लैटिस एनर्जी को लेकर मैंने दे ही दिए, क्योंकि लास्ट क्लास में मैं देना भूल गई थी। तो ये बॉर्न हैबर साइकिल देखो क्या है। बॉर्न हैबर साइकिल्स को जानने से पहले तुम्हें थर्मोडाइनेमिक्स का एक लॉ पता होना चाहिए। दैट लॉ इज नोन एज व्हाट? हेस लॉ। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हेस लॉ? कौन है ये हेस लॉ? देखो, हेस लॉ इज सिंपली अ स्टेटमेंट। उसको हम लोग स्टेटमेंट तो नहीं रटेंगे, क्योंकि अभी रट के कोई मतलब भी नहीं है, सिर्फ उसका मीनिंग समझते हैं। बाद में जब 12th में आओगे तो तुम्हें इसका स्टेटमेंट बोर्ड एग्जाम्स में लिखने के लिए रटना तो पड़ेगा। अब ये चीज़ देखो किस तरीके से है। मान लेते हैं आप लोगों के पास A है, A से आपको D तक पहुंचना है। अब A से D तक अगर आप 1 स्टेप में चले गए, ठीक है, 1 स्टेप आप पहुंच गए। लेट्स से तुम ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो और तुम्हें 10th फ्लोर पे जाना है। तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर्स है, तुम आंखें बंद किए सीधा टॉप फ्लोर 10th फ्लोर पे पहुंच गए। बीच के सारे फ्लोर स्किप, डायरेक्ट 10th फ्लोर पे आप पहुंच गए। वैसे ही आपका रिएक्टेंट है A, आपको उस रिएक्टेंट A से D तक जाना है। D तक जब तुम जाओगे तो ये 1 स्टेप में आप पहुंच गए। ये रिएक्शन कैसी हुई? ये 1 स्टेप रिएक्शन है। एक स्टेप में आपने इसको क्या कर दिया? आपने कंप्लीट कर दिया। ये 1 स्टेप रिएक्शन है, बस खत्म हो गई बातचीत, ठीक है। लेकिन तुम्हारे पास इस रिएक्शन को जब तुमने किया, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी तो इन्वॉल्व हुई होगी ना। I don't know whether this reaction is exothermic or I don't know whether this reaction is endothermic, but कुछ तो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, कुछ तो। सो लेट्स इमेजिन कि यहाँ पे डेल्टा H अमाउंट की एनर्जी इन्वॉल्व हुई है। इट मे बी एक्सो, इट मे बी एंडो, आई नो डोंट नो। लेकिन एक सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन बोलता है कि मैं A से D डायरेक्ट नहीं जाऊँगा, मैं डायरेक्ट नहीं जाऊंगा। मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि पहले मैं A से लेकर B जाऊंगा, फिर B से लेकर मैं C जाऊंगा, और फिर C से लेकर मैं D जाऊंगा। मतलब मैं अपना स्टॉप ले लेकर चलूंगा। एक होती है ना ऐसी फ्लाइट या फिर ऐसी ट्रेन जो डायरेक्ट आपके एक पर्टिकुलर स्टेशन से या किसी एयरपोर्ट से शुरू हुई और डायरेक्ट आपके डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचा चुकी हैं, ठीक है। और कुछ ट्रेन्स ऐसी होती हैं जो मल्टीपल स्टॉपेज ले लेकर आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाती हैं। कई फ़्लाइट्स ऐसी होती हैं जिनके 1 या 2 या 3 लेओवर रहते हैं। कई एयरपोर्ट्स पे आपको 4-4, 6-6 घंटे रुकना पड़ जाता है, स्पेशली इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में। तो डोमेस्टिक में तो इतना नहीं होता, बट ट्रेन में तो डोमेस्टिक में ही होता है। बाप रे कितना ज़्यादा। इंटरनेशनल ट्रेन तो वैसे भी है नहीं, पाकिस्तान वगैरह को तो छोड़ ही दो, वो इंटरनेशनल कहाँ, वहाँ जाना जाएगा भी कौन। तो अभी इसमें लेकिन लेओवर रहता है ना, रुक रुक के वो लोग ट्रैवल करते हैं स्टॉप ले लेकर, है ना। तो ऐसे ही मान लो एक जर्नी है A से लेकर D। आपने ऊपर वाली फ्लाइट ली, आप A से चढ़े, डायरेक्ट D पे पहुंच गए। आपको समटाइम्स कुछ फेयर लगा, डेल्टा H अमाउंट ऑफ फेयर आपने दिया। अब एक दूसरा पर्सन है जिसको कैसा लगता है कि नहीं, पहले मैं A सिटी से चढ़ूँगा, B सिटी में पहुँचूँगा। B सिटी में जितने भी घंटे का लेओवर रहेगा, उस लेओवर में मैं वहाँ रुकूंगा, घूमूंगा, एयरपोर्ट ढूंढूंगा, अच्छे से घूमूंगा, साइड नॉट ढूंढूंगा, ठीक है। उसके बाद अपना टाइम बिताऊंगा, फिर B से वापस से टेक ऑफ लूँगा और फिर C पे पहुँचूंगा। फिर C में फिर लेओवर लगेगा, फिर मैं रुकूंगा, फिर फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन D तक पहुँचूंगा। तो जब वो A से B गया तो उसको उसके भी कुछ फेयर देना पड़ेगा। लेट्स से उसने फेयर दिया डेल्टा H1, B से C का फेयर देना पड़ेगा डेल्टा H2, C से D का फेयर देना पड़ेगा डेल्टा H3। ऐसा नहीं होता है कि हर एयरपोर्ट में आपको एक एक टिकट खरीदनी पड़ती है, वो सब स्टार्टिंग में उनका सब एकदम एडेड रहता है, लेकिन फिर भी मान के चलें कि उसको हर बार अमाउंट ऑफ फेयर वो दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे में हेस लॉ ये कहता है अगर आप डायरेक्ट गए तो डायरेक्ट में आपका ये अमाउंट ऑफ फेयर लगा, और अगर आप मल्टीपल स्टेप्स में आपने वो रिएक्शन की है, अगर आपने उस पर्टिकुलर रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए मल्टीपल स्टेप्स लगाए हैं, तो वहाँ पे आपने टोटल फेयर यानी कि एनर्जी कितनी दी, यू विल से कि A से D पहुँचने में मैंने टोटल एनर्जी इतनी दी है। तो हेस लॉ ये कहता है कि चाहे आप मल्टीपल स्टेप्स में किसी रिएक्शन को कंप्लीट करो
या फिर आप उस रिएक्शन को 1 स्टेप में कंप्लीट करो। टोटल फेयर तो आप लोगों का हमेशा सेम रहेगा अकॉर्डिंग टू हेस लॉ। डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। दिस इज हेस लॉ कि एक रिएक्शन को आप मल्टीपल स्टेप्स में ख़त्म करो कि उसको सिंगल स्टेप में ख़त्म करो। सिंगल स्टेप में आप जितनी एनर्जी दोगे उस एनर्जी की वैल्यू मल्टीपल स्टेप्स वाली सारी एनर्जी को एडअप करोगे उतनी ही आएगी। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। अगर आप सिंगल फ्लाइट लेकर किसी जगह पहुंचते हो तो फेयर ज़्यादा रहता है, बहुत सारे लेओवर रहते हैं तो कुछ 1000 रुपीज़ आपके उसमें कम होता है। बट हेस की दुनिया में ऐसा नहीं होता। हेस की दुनिया में आप मल्टीपल स्टेप में जाओ कि आप सिंगल स्टेप में जाओ, द नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वहाँ पे हो रही होगी एक्सचेंज वगैरह वो कैसी रहेगी आप लोगों की सेम रहेगी। ठीक है, दिस इज हेस लॉ। अभी इसी हेस लॉ के ऊपर बॉर्न हैबर साइकिल डिपेंड करता है, तो याद रखना बॉर्न हैबर साइकिल जो है आप लोगों का हेस लॉ पे डिपेंड करता है। अब जैसे मैं पहले 2 तुम लोगों को एग्जाम्पल्स करके दिखाती हूँ कि कभी भी अगर हेस लॉ के क्वेश्चंस आएंगे तो उनके साथ डील कैसे करना है। ठीक है, बाद में तो तुम खुद ही उनको कर सकते हो, तुम्हें नीड नहीं है। सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं सिंपल एंड बेस्ट NaCl का, बाद में देखेंगे NaCl का। अभी सबसे पहले आपको ये सोचना है कि NaCl बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, तो तुम बोलोगे ऑब्वियसली आई नीड Na, बट हमारे नेचर में Na किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है ये आपको पता होना चाहिए। सबको पता है मेटल सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड। क्या NaCl बनाने के लिए ये सॉलिड Na सही है? सो कोई भी मुझे ये बोलेगा नो ऑब्वियसली नॉट, ये सॉलिड Na सही नहीं है। तो मैं बोलूँगी मुझे क्या चाहिए, तो वो बोलेगा कि मुझे सोडियम प्लस चाहिए, बराबर। कोई भी मुझे यही बोलेगा कि सोडियम प्लस चाहिए, तो सोडियम प्लस क्या ऐसा लिखना सही होगा? तो तुम बोलोगे नहीं। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस सोडियम सॉलिड को पहले कन्वर्ट करना होगा सोडियम गैस में। फिर जब ये सोडियम गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तब हम लोग इसको कन्वर्ट कर पाएंगे सोडियम प्लस में, जो कि गैसियस। क्यों मैंने उसको गैस किया? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन के अनुसार आयनाइजेशन एनर्जी किसके लिए डिफाइन है? एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए, सॉलिड एटम के लिए नहीं। तो जब मैं Na सॉलिड को Na गैस में मैंने कन्वर्ट किया तो क्या वो फ्री हुआ? क्या वो जो मेरा ट्रैवलिंग थी वो फ्री हुई? नहीं। सॉलिड से गैस, याद होगा तुम्हें बचपन में, सॉलिड से गैस जाने वाली प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन करवाने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई करेंगे, है ना। ये प्रोसेस कैसी होगी? एनर्जी यहाँ पे सप्लाई होगी सब्लिमेशन में। यानी कि पहले बात तो ये वाली जो स्टेप है, ये स्टेप एक सब्लिमेशन वाली स्टेप है। और दूसरी बात, इस स्टेप में मैंने एनर्जी क्या की है आप लोगों को, मतलब Na सॉलिड को सप्लाई की है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे एनर्जी सप्लाई की है तो देयरफॉर ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कैसी होगी? एंडो होगी। ठीक है, ये प्रोसेस आप लोगों की कैसी होगी? एंडो होगी। सो लेट अस डिनोट, लेट अस डिनोट दिस पर्टिकुलर प्रोसेस बाय द सिंबल डेल्टा H सब्लिमेशन, SUB, डेल्टा H सब SUB यानी कि सब्लिमेशन। अच्छा, उसके बाद ये Na गैस में कन्वर्ट हो गया। Na गैस में कन्वर्ट होने के बाद फिर क्या हुआ? मैंने इसको Na पॉजिटिव गैस में कन्वर्ट किया। ये प्रोसेस क्या है? दिस प्रोसेस इज नोन एज आयनाइजेशन। जैसे ऊपर वाली प्रोसेस सब्लिमेशन कहलाती है, ये वाली प्रोसेस क्या कहलाती है? आयनाइजेशन। और Na गैस से जब मैंने इसको Na पॉजिटिव गैस में कन्वर्ट किया तो इस प्रोसेस के दौरान हमने अगेन उसको क्या की? एनर्जी सप्लाई की। अगेन जब मैं इसको एनर्जी सप्लाई कर रही हूँ मीन्स अगेन दिस प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे मैंने इसका सिंबल लिख दिया है और यहाँ पे मैंने इसका सिंबल दे दिया IE1। वाई आई एम राइटिंग IE1? मैं चाहूँ तो Na प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन भी तो निकाल सकती हूँ ना, बट आई डोंट नीड रिमूवल ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन। वाई? वो इसीलिए नहीं नीड है क्योंकि NaCl बनाने के लिए Na प्लस ही चाहिए, Na2 प्लस नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब उसके अलावा लेट अस टॉक अबाउट क्लोरीन। हमारे पास नेचर में क्लोरीन किस फॉर्म में पाया जाता है? Cl2 के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में पाया जाता है। मुझे Cl2 नहीं चाहिए, मुझे Cl नेगेटिव चाहिए। अब मुझे Cl नेगेटिव बनाना है
Cl नेगेटिव बनाने के लिए बहुत आवश्यक है कि पहले हम क्या करें, उस Cl2 को Cl प्लस Cl मतलब उसके टुकड़े टुकड़े कर दें। अभी Cl2 एक मॉलिक्यूल है ना, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उस Cl2 को तोड़कर मुझे उसके अंदर से Cl बनाना पड़ेगा। जब मैं इसके अंदर से Cl बनाऊंगी तो वो जो Cl है उसी Cl को हम लोग क्या करेंगे, आगे यूज़ करेंगे। किस काम के लिए यूज़ करेंगे, आप लोगों का क्या कहते हैं, Cl नेगेटिव बनाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे इस Cl2 को Cl में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस Cl2 को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, आप लोगों के Cl में कन्वर्ट करना है। जब मैं इस Cl2 को Cl में कन्वर्ट करूँगी तो अब भी वो गैस ही रहेगा, और क्योंकि पहले भी तो गैस ही था ना, इसीलिए यहाँ पे सब्लिमेशन जैसी किसी चीज़ की आवश्यकता मुझे नहीं है। फिर जब वो एक बार Cl गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर बाद में हम लोग उसको फुर्सत से क्या कर देंगे, Cl निगेटिव गैस में कन्वर्ट कर देंगे। Cl गैस से Cl निगेटिव गैस में जाने वाली जो ये जर्नी है, इस जर्नी को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का अब इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली स्टेप है। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला कंसेप्ट है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इसमें मुझे एनर्जी क्या होती है, सप्लाई होती है कि करते हैं कि रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है। और एनर्जी रिलीज़ होती है, इसका मतलब ये प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पर मैं बस अभी सिर्फ लिख देती हूँ कि लेट अस डिनोट दिस सिंबल बाय डेल्टा HEG1। इसको हम लोग कौन सी वाले सिंबल से डिनोट कर देते हैं, डेल्टा HEG1। साइन वगैरह मैं नहीं दे रही हूँ, साइन वगैरह हम लोग तब देंगे जब हम लोग वैल्यूज़ वगैरह पुट करेंगे, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे। अभी मैं साइन वगैरह नहीं दे रही। अच्छा, ऊपर वाली स्टेप जो Cl2 रहता है, वो Cl2 को हम लोगों को तोड़ना है। ठीक है, क्लोरीन और क्लोरीन दोनों एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा, तो हमें पहले वो सिंगल बॉन्ड तोड़ना है। अब बॉन्ड को तोड़ने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगेन एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। बिना एनर्जी सप्लाई किए तो बॉन्ड टूटने वाला नहीं है। जब तुम एनर्जी सप्लाई करोगे तो एनर्जी सप्लाई करते बराबर Cl2 के बीच के वो बॉन्ड टूट जाएंगे और Cl एटम्स क्रिएट हो जाएंगे। और इन्हीं Cl एटम्स को तो हम लोगों ने यूज़ किया है। किस काम के लिए यूज़ किया है, Cl निगेटिव बनाने के लिए यूज़ किया है। तो अब जो एनर्जी तुम सप्लाई कर रहे हो वो किस पर्पस के लिए सप्लाई कर रहे हो, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, है ना। अब जो तुम एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, ये एनर्जी सप्लाई किस काम के लिए कर रहे हो, बॉन्ड ताकि टूट जाए। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी इन्वॉल्व है, उस एनर्जी को हम लोग कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, इस प्रोसेस में जो एनर्जी आपकी इन्वॉल्व है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो इसका इंट्रोडक्शन लिख देती हूँ। इस इंट्रोडक्शन को तुम्हें पेपर में लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं सिर्फ इसलिए लिखती जा रही हूँ ताकि तुम्हें पता होना चाहिए कि किस वक्त क्या क्या किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे हमने बॉन्ड ब्रेक किया। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए यहाँ पे क्या किया, एनर्जी सप्लाई किया। और एनर्जी सप्लाई करने के बाद ये वाली प्रोसेस अगेन क्या हो जाएगी, एंडो हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग किस सिंबल का प्रयोग करते हैं, डेल्टा HBDE। ठीक है, डेल्टा HBDE यानी कि BDE मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब एक वो पॉइंट जहाँ पे सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है, वो गड़बड़ वाला पॉइंट देखो क्या है। गड़बड़ वाला पॉइंट कुछ इस प्रकार से है कि आप जब Na और Cl को कंबाइन करोगे तो आपको Na प्लस चाहिए, मतलब एक ही Na चाहिए, एक ही Na प्लस चाहिए। और आपको Cl निगेटिव भी कितना चाहिए, एक ही चाहिए। जब मैंने Cl2 को ब्रेक किया तो वहाँ से 2 Cl एटम्स क्रिएट होंगे। तो पहले मुझे रिएक्शन को बैलेंस कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ से अगर NaCl क्रिएट हो चुका है तो मुझे रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाफ देना पड़ेगा, और इस वजह से यहाँ पे भी हाफ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 2 क्लोरीन एटम्स की मिलाकर है ना, बट मुझे तो सिर्फ 1 क्लोरीन एटम चाहिए, तो इसीलिए वहाँ पे हाफ इन्वॉल्व किया। ठीक है, ये इस तरीके से अगर हो गया। अब यहाँ पे Na+ बन चुका है, यहाँ पे Cl नेगेटिव बन चुका है। अब ये Na+ और ये Cl नेगेटिव कंबाइन होंगे। ठीक है, क्या होगा आप लोगों का, ये Na+ और ये Cl नेगेटिव अब कंबाइन होंगे। और जब यही Na+ और जब यही Cl नेगेटिव आपके कंबाइन होंगे तो इनके कॉम्बिनेशन की वजह से क्या क्रिएट होगा, ये देखते हैं एक मिनट। डॉट 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 ऊपर पहुंच जाते NaCl क्रिएट होगा। और इसी NaCl के क्रिएट होने के लिए क्रिएट हुआ NaCl। तो Na+ और Cl नेगेटिव जब कंबाइन होते हैं तो तुम्हें पता है कि इनके कॉम्बिनेशन को भी हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे लैटिस
फॉर्मेशन हो रहा है, और लैटिस फॉर्मेशन वाली जो प्रोसेस होती है इसमें एनर्जी रिलीज होती है, और इसका मतलब ये प्रोसेस कैसी होगी, एक्सो होगी। और जब ये दोनों कंबाइन हो गए तो कंबाइन होने के बाद NaCl बना। अब तुमने NaCl बनाने के लिए सोचो इतनी सारी स्टेप्स परफॉर्म की, लेकिन एक दूसरा इंसान इसको ऐसे भी तो लिख सकता था, Na प्लस हाफ Cl2 एरो NaCl और ऊपर लिख देता डेल्टा H FORMATION, डेल्टा H फॉर्मेशन। यानी कि वो इंसान इस रिएक्शन को एक सिंगल स्टेप में भी तो लिख सकता था, और हमने इसको इतनी मल्टीपल स्टेप्स में लिखा। सो नाउ व्हाट इज बॉर्न-हैबर साइकिल? बॉर्न-हैबर साइकिल सेज दैट कि आप अगर उसको सिंगल स्टेप में भी लिखते हो तो सिंगल स्टेप के हिसाब से एनर्जी कितनी लग रही है, इतनी लग रही है, और मेरे मल्टीपल स्टेप्स के हिसाब से कितनी लग रही है, डेल्टा H सब्लिमेशन लग रही है, प्लस आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 1 लग रही है, प्लस हाफ टाइम्स ऑफ डेल्टा H बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लग रही है, प्लस डेल्टा H EG1 लग रही है, प्लस आप लोगों का लैटिस एनर्जी भी लग रही है। इतनी एनर्जीज लग रही हैं, तो बस दिस इज नोन एज आप लोगों का बॉर्न-हैबर साइकिल। यही वाली चीज़ आप लोगों की क्या कहलाती है, बॉर्न-हैबर साइकिल कहलाती है। ठीक है, ख़त्म, और कुछ नहीं था बॉर्न-हैबर साइकिल। तो अभी इस बॉर्न-हैबर साइकिल पर तुम लोगों को और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे क्वेश्चंस या एग्जांपल्स एक ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक मैं इलस्ट्रेशन और ले लेती हूँ, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। जैसे कि क्वेश्चन आता है ड्रॉ द बॉर्न-हैबर साइकिल। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए लेट से आपको बोल दिया जाए स्ट्रोंशियम क्लोराइड। ठीक है, तो उसमें तो पहले ही बात कोई घबराने लायक बातचीत है ही नहीं, सिंपल सी चीज़ है। स्ट्रोंशियम कहाँ का पहले तो प्राणी है वो पता करो, ग्रुप नंबर 2, और स्ट्रोंशियम मतलब Sr वैलेंसी +2, क्लोराइड मतलब Cl वैलेंसी 1, यानी कि फॉर्मूला विल बी SrCl2। 9th स्टैंडर्ड का काम है। स्ट्रोंशियम इज अ मेटल, इट विल एग्जिस्ट इन नेचर इन अ फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट। Sr सॉलिड, अभी अभी तुमको मैंने बताया है, पहले पूरी रिएक्शन बैलेंस कर लो। क्लोरीन इज अ गैस, इट विल एग्जिस्ट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ Cl2 विच इज गोइंग टू फॉर्म SrCl2। क्या किसी बैलेंसिंग की नीड है? नो, वी डोंट नीड एनी टाइप ऑफ बैलेंसिंग, बट हाँ SrCl2 जब बनेगा, यहाँ पे कुछ फर्स्ट स्टेप है, सिंगल स्टेप है, तो सिंगल स्टेप में एक एनर्जी इन्वॉल्व होगी। लेट अस डिनोट दैट एनर्जी बाय डेल्टा H फॉर्मेशन। अब उसके बाद हम इसकी मल्टीपल स्टेप्स लिखना शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, Sr solid is of my no use. First we have to convert that Sr solid into Sr gas. ठीक है, अब अगर ये Sr गैस में कन्वर्ट हो गया तो Sr गैस में कन्वर्ट हो जाने के बाद आई हैव टू कन्वर्ट इनटू Sr पॉजिटिव गैस। डायरेक्टली 2 पॉजिटिव नहीं कर सकते, और 2 पॉजिटिव ही मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि स्ट्रोंशियम की वैलेंसी +2 होती है। डायरेक्टली +2 में जंप नहीं करना है, एक एक करके ही अपन इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ये Sr पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, अगेन एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा, Sr2 पॉजिटिव में ये आ जाएगा। ये इस तरीके से यहाँ पर इसने ये काम किया। अभी हर स्टेप में कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है वो लिख लेते हैं। पहली स्टेप की एनर्जी विल बी डेल्टा H SUB सब्लिमेशन, सेकेंड एनर्जी विल बी IE1 आयनाइजेशन एनर्जी 1, और सेकेंड में अब यहाँ जो है अगेन दिस इज ऑल्सो एन आयनाइजेशन एनर्जी बाय 2। अब तुम्हें समझा होगा कि वाई आई एम यूजिंग द कंसेप्ट IE1 एंड IE2। ठीक है, इसीलिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, Cl2 में आते हैं। हमें हमारे नेचर में Cl2 गैस के फॉर्म में ही मिलता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ये Cl2 नहीं चाहिए, क्योंकि मुझको Cl निगेटिव होना बराबर मुझे Cl निगेटिव होना। अब Cl निगेटिव आएगा कैसे? जब मैं Cl गैस में क्या करूँगी, इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगी। अब Cl गैस कैसे आएगा? जब हम लोग Cl और Cl के बीच का ये बॉन्ड तोड़ेंगे। तो जब Cl2 से आपको Cl गैस में जाना है, तो Cl2 से Cl गैस में जाते वक्त आपने बॉन्ड को तोड़ा। ठीक है, आपने बॉन्ड को तोड़ा, तो आपके बॉन्ड तोड़ने की वजह से 2 टाइम्स ऑफ Cl गैस क्रिएट हुआ, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी इन्वॉल्व हुई दैट इज नोन एज डेल्टा H BDE। अच्छा, उसके बाद जो 2 टाइम्स ऑफ Cl गैस हुआ, दैट 2 टाइम्स ऑफ Cl गैस को मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन मतलब डालना है, इलेक्ट्रॉन डाले, तो दैट विल बी नोन एज डेल्टा HEG इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, लेकिन एक Cl में डाला तो एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 2 Cl एटम्स हैं तो मेरे को 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, और क्योंकि मुझे 2 Cl नेगेटिव है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कितने से मल्टीप्लाई होगी, 2 से। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट है जहाँ कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ऊपर मैंने वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे हाफ यूज़ किया था, यहाँ पे मैंने हाफ क्यों यूज़ नहीं किया। वो रीज़न ये है क्योंकि बैलेंसिंग देखो, मुझे NaCl में कितने Cl चाहिए थे, मात्र एक, इसीलिए मैंने आप लोगों का उसको हाफ कर दिया था, ठीक है। क्योंकि जब मैं Cl2 को ब्रेक करूंगी तो वहाँ से 2 Cl बनेंगे, उसका अगर आप हाफ कर दो तो कितना बचा, एक ही बचा ना, इसीलिए अपन ने उसको हाफ किया। लेकिन यहाँ पे स्ट्रोंशियम क्लोराइड बनाते वक्त मुझे Cl भी कितने चाहिए, 2। इसका मतलब जब बॉन्ड टूटने के बाद जब वो 2 Cl बन रहे हैं, वो दोनों Cl मेरे यूज के हैं, ठीक है। अच्छा, दैट विल बी डेल्टा HEG1। अब तुम्हें तो पता है कि ये वाला स्ट्रोंशियम 2+ और ये वाला 2 Cl नेगेटिव कंबाइन होंगे, एंड देयर कॉम्बिनेशन विल बी नोन एज व्हाट, LE, लैटिस एनर्जी, ठीक है। दैट कॉम्बिनेशन विल बी नोन एज लैटिस एनर्जी, और इनका ही कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बनाएगा, आप लोगों का SrCl2 बना लेगा। तो अब अगर मुझे इसका बॉर्न हैबर साइकिल लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी, डेल्टा H फॉर्मेशन, जिसके इसीलिए FORM फॉर्म नहीं लिखा जाता है, सिर्फ F लिखा जाता है, डेल्टा HF इक्वल टू जितनी जगह आपने एनर्जी ली है, डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 2। क्लोरीन में कहाँ कहाँ एनर्जी का प्रयोग हुआ है, प्लस बॉन्ड डेल्टा HBDE प्लस क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा HEG1 प्लस क्या हो जाएगा आप लोगों का लैटिस एनर्जी। ये बना ली हम लोगों ने बॉर्न हैबर साइकिल। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस पे भी बातचीत कर लेते हैं। कई बार कैसा होता है, ये जो आप लोगों को अलग अलग वैल्यूज़ गिवन होती हैं, ठीक है, आप लोगों को ये अलग अलग क्या होती हैं, वैल्यूज़ गिवन होती हैं। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में फिलहाल कितने टाइप की वैल्यूज़ इन्वॉल्व है, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स इन्वॉल्व है। 7 में से कोई 6 टर्म्स की आपको वैल्यू दे देगा, और उसके बाद आपको क्या करना होगा, 6 टर्म्स की वैल्यू दे देगा, और वो नेक्स्ट एक अननोन टर्म आपको ढूंढनी होगी। और ये इक्वेशन लिख कर नहीं देगा, तो ये इक्वेशन वही इंसान बना सकता है जिसको बॉर्न हैबर साइकिल ड्रॉ करते आती है, ठीक है, जिसको ये ड्रॉ करते आती है। जिसको ये ड्रॉ करते नहीं आती वो कैसे बनाएगा। अभी इसी टॉपिक पे एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग इस चीज़ को ओवर करते हैं, ठीक है। कुछ वैल्यूज़ मैं तुम लोगों को दे रही हूँ, और उन वैल्यूज़ को देखो और फिर उसके आगे काम करो। क्या तुमसे बोला जा रहा है, आपको डेल्टा H सब्लिमेशन, ठीक है, किसके लिए, Mg के लिए, ऑब्वियसली मेटल के लिए ही, आपको दिया हुआ है 148 किलो जूल पर मोल। अच्छा, और भी बहुत सारी वैल्यूज इसमें गिवन है, क्या क्या गिवन है वो सब देख लेते हैं। IE1 आयनाइजेशन एनर्जी 1 किसकी, मैग्नीशियम की, आपको दी हुई है कितनी, 730 किलो जूल पर मोल। उसके अलावा आई ठीक है, किसका, मैग्नीशियम का, कितना दिया है, 1450 किलो जूल पर मोल। अच्छा, और क्या दिया है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डेल्टा HBDE की किसकी, O2 की, मतलब एक Mg है और एक O2 है, कितना समझ में आ गया, 499 किलो जूल पर मोल, ये वाली चीज़ दी हुई है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तक भी हमारी गाड़ी पहुंच गई। उसके बाद नेक्स्ट तुम लोगों को दिया हुआ है यहाँ पे डेल्टा HEG1, ऑब्वियसली किसका, O का, ठीक है, O2 का नहीं, O का, क्योंकि आपका गैशियस एटम के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिफाइन होती है। ये दी हुई है -141 किलो जूल पर मोल। कई लोगों को दिक्कत आ जाती है, हाय मैडम ये माइनस क्यों है, क्योंकि पहली बार जब आप इलेक्ट्रॉन डालते हो, एंटर करवाते हो, तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है, कभी भी एंडो नहीं होती, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाँ, डिपेंड करता है, इनर्ट गैस में अगर डालने जा रहे हो तो फिर पता नहीं क्या। लैटिस एनर्जी, एक मिनट, हाँ, लैटिस एनर्जी की वैल्यू, MgO के लैटिस एनर्जी की वैल्यू दी हुई है 3890 किलो जूल पर मोल, ये वैल्यू आपको दी है। डेल्टा HF यानी कि डेल्टा HF फॉर्मेशन ऑफ MgO कितना दिया है, -602 किलो जूल पर मोल।
ऐसा लग रहा होगा देखने पे कि सब कुछ तो दिया है, तो फिर फाइंड क्या करना है? फाइंड ये करना है आपको, जैसे आपको डेल्टा एच ई जी वन ओ का दिया है, आपको डेल्टा एच ई जी टू ओ का फाइंड करना है। ये यानी कि सेकेंड आप लोगों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कितनी आएगी। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है आपके पास ऑलरेडी ओ निगेटिव है, उस ओ निगेटिव में आपने एक इलेक्ट्रॉन और डाला जिससे ओ टू निगेटिव बन गया। ये आपको इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी लगी। तो बहुत ही सिंपली डायरेक्ट इक्वेशंस मत लिखते बैठना, पहले पूरी बॉर्न हैबर साइकिल ड्रॉ कर लो। तो जब आप बॉर्न हैबर साइकिल ड्रॉ करोगे तो देखो मैग्नीशियम है जो कि सॉलिड स्टेट में है, प्लस O2 है, और जो कि आप लोगों का बनेगा MgO, और यहाँ पे एक डेल्टा HF फॉर्मेशन होता है। जिस डेल्टा HF फॉर्मेशन की वैल्यू ऑलरेडी मुझको दी हुई है, कितनी? -602। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -602, ठीक है। अच्छा, उसके बाद Mg सॉलिड से हम लोग खुद को कन्वर्ट करेंगे किसमें? Mg गैस में, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन वाली वैल्यू क्या मुझे दी हुई है? हाँ दी हुई है। कितनी दी हुई है? लेट अस चेक आउट, 148, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 148। उसके बाद Mg गैस से हम लोग जाएंगे Mg पॉजिटिव गैस में, ठीक है। तो ये एक और आयनाइजेशन एनर्जी है और बाद में देख लेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है। फिर उसके बाद Mg प्लस से तो काम नहीं चलेगा, Mg2+ चाहिए, तो ये भी एक आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 2 है। इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी दी हुई है। तो आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 1 इज 738 एंड 1450, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया 738 एंड 1450। अच्छा, अब आते हैं हम लोग O2 पर। पहली बात तो मैं रिएक्शन को बैलेंस कर लूँ, मुझे प्रोडक्ट साइड में एक ही O की नीड है, सो आई हैव टू राइट हाफ ऑफ O2। उसके बाद O2 को मुझे ब्रेक करना है, तो O2 को जब मैं ब्रेक करूँगी तो O गैस क्रिएट होगा। अगेन किसी का डाउट आएगा, मैडम 2 टाइम्स ऑफ आपने O क्यों नहीं लिखा? बिकॉज आई हैव रिटन हाफ इन फ्रंट ऑफ इट, तो जिसकी वजह से मुझे एक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी हुई है, ठीक है। मुझे क्या दी हुई है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी हुई है। तो जो भी मुझे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू दी है, आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ हाफ, क्योंकि वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की जो भी वैल्यू दी हुई होती है वो दोनों को कंबाइन करके दी हुई होती है। तो कितनी दी हुई है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू? 499, तो हाफ टाइम्स था 499। उसके बाद O जो है वो मेरा किस में कन्वर्ट होगा? O निगेटिव गैस में कन्वर्ट होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नंबर 1 है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नंबर 1 की वैल्यू मुझे दी है कितनी? -141। सो दिस इज -141। अब उसके बाद यही O नेगेटिव को हम कन्वर्ट करेंगे O2 नेगेटिव गैस में, यही वैल्यू मुझको नहीं दिया, आई हैव टू फाइंड इट, लेट इट बी X। बाद में ये Mg2+ और ये O2 नेगेटिव कंबाइन होंगे, इनके कॉम्बिनेशन में लैटिस एनर्जी इन्वॉल्व है। एंड क्या ये लैटिस एनर्जी की वैल्यू आपको दी है? तो यस, लैटिस एनर्जी की वैल्यू आपको दी हुई है 3890, मुझे याद है वो 3890। फिर यही Mg2+ और O2 नेगेटिव कंबाइन हुए और उनके कॉम्बिनेशन से MgO फॉर्म हुआ। तो अब मुझे क्या लिखनी है? इक्वेशन लिखनी है, बड़ी भयानक सी। और छोटा कर लेते हैं, PDF तुम लोगों के पास आ जाएगी लिखने को, तो ऑब्वियसली तुम्हें लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या होगी बताओ इक्वेशन? इक्वेशन विल बी -602 इक्वल टू किसके? 148 प्लस 738 प्लस 1450 प्लस 499/2 माइनस 141 प्लस आप लोगों का X प्लस लैटिस एनर्जी 3890। खत्म। अब तुम्हारी मर्जी, कैलकुलेशंस करते बैठो और यहाँ से X की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, वो तुम्हारा काम है, इतना तो तुम कर ही लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोगों को उन वैल्यूज़ में से कोई भी वैल्यूज़ पूछी जा सकती है। ख़त्म प्रवचन, ठीक है, एकदम ख़त्म। तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी। बहुत ही छोटी सी चीज़ थी, उसमें गड़बड़ी मत करना। ज़्यादा क्वेश्चंस तो देखो बॉर्न हैबर साइकिल से आते नहीं है, क्योंकि बहुत ही लंबा कंसेप्ट है, लेकिन सिंपल सी चीज़ है, देख लोगे समझ लोगे तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। और प्यारा है, उतना कोई कठिन नहीं है। MgO कर लिया है, NaCl कर लिया है, NaBr2 वगैरह वगैरह, कुछ भी तुम लोगों के पास इस तरीके से पूछा जा सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ होती है, वो ये कि बॉर्न हैबर साइकिल जरा Al2O3 की आज लिखकर प्रैक्टिस करना,
ठीक है, Al2O3 की। वैसे कुछ कठिन नहीं है, सिर्फ बात उसमें इतनी सी है कि आपको बैलेंसिंग जब करते हो तो बैलेंसिंग करते वक्त किस एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई करें, कब एनर्जी को 3 से मल्टीप्लाई करें, बस इतनी सी चीज़ हमको देखनी होती है और कुछ भी नहीं। ठीक है, उतना सा चीज़ पे ध्यान रखना कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से करना है कि 3/2 से करना है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, और तो कुछ भी नहीं है इसमें। ख़त्म होता है यहाँ पे हम लोगों का बॉर्न हैबर साइकिल वाला कंसेप्ट। और कल से हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो रहेगा तुम लोगों का केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये वाली चीज़ प्रैक्टिस करके रखोगे। इस चीज़ का जो आंसर है वो अपन लोग कल डिस्कस करेंगे जब केमिकल बॉन्डिंग की पहली क्लास कर लेंगे तब, उसके बाद आखिरी में। तो कल केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग बहुत ही बेसिक चीज़ें देखेंगे, जैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाना, या फिर लुईस डॉट कंसेप्ट क्या था, उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं। ठीक है, 2 दिन तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही चलेगा। वैसे तो तुमने 10th में भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक बनाना सीख लिया था, तो अपने कंसेप्ट रिवाइज करके रखना, क्योंकि वही सारे कंसेप्ट रहेंगे। हाँ, थोड़े से और एडवांस हो जाएंगे, जो आपने 10th में बनाना नहीं सीखा था अब आप 11th में बनाना सीखोगे, और कुछ नहीं। ठीक है।